कल्पना कीजिए एक ऐसे घर की जहां एक कमरे में तो हंसी मजाक चल रहा है और ठीक उसी वक्त मतलब उसी घर के दूसरे कमरे में एक लड़की के भविष्य का सौदा हो रहा है। हाँ, और वो भी साड़ियों और सोने के सिक्कों में। बिल्कुल। बाहर से देखने पर ये एक बहुत ही आदर्श और शांत परिवार लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर ना एक खामोश हिंसा अपना काम कर रही है। और ये जो विरोधाभास है, ये सिर्फ किसी एक घर की कहानी तक सीमित नहीं है। ये असल में उस पूरे सामाजिक ढांचे का नंगा सच है, जिसे अक्सर हम जिसे पारिवारिक शांति या मर्यादा जैसे भारी भरकम शब्दों के नीचे दबा देते हैं। हाँ, ये एक ऐसा ढांचा है जो बाहर से एक सुरक्षित पनाहगाह होने का भ्रम पैदा करता है, लेकिन अंदर से ये शोषण की एक बहुत ही व्यवस्थित मशीन की तरह काम करता है। सही कहा। और आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी भ्रम को चीर कर देखने वाले हैं। हमारा आज का स्रोत है धर्मवीर भारती के अमर उपन्यास गुनाहों का देवता का एक बेहद खास हिस्सा। भाग 7 है ना, सुनो कहानी यूट्यूब चैनल की ऑडियो बुक से। कुल भाग 7। जो लोग इस कृति और इसके पात्रों को करीब से जानते हैं, उन्हें पता है कि ये सिर्फ एक साधारण प्रेम कथा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस विशेष भाग में जो घटता है ना, वो उस धारणा को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है कि घर की चारदीवारी हमेशा एक सुरक्षित बुलबुला होती है। चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही है। हम इस बात की तह में जाएंगे कि कैसे एक ही छत के नीचे विशेषाधिकार और भयानक शोषण एक साथ फल फूल सकते हैं। मतलब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे विवाह एक संस्था कम और व्यापारिक अनुबंध ज्यादा बन जाता है उस समय। बिल्कुल। और सबसे अहम बात यह है कि कैसे बाहरी दुनिया की ये जो निर्मम सच्चाइयां हैं, वो हमारे मुख्य पात्रों यानी चंद्र और उस सुधा के उस मासूम बचपन के रिश्ते में एक असहज वयस्कता का जहर घोल देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में ही जो घटना घटती है वो घर के इस दोहरेपन को बड़ी बेदर्दी से सामने रख देती है। आंगन में सुधा आलू छील रही है, चंद्र का इंतजार हो रहा है, उनके बीच हल्का फुल्का मजाक चलता है। हाँ, वो काफी खुशनुमा माहौल होता है। बिल्कुल। तभी विंती मिठाई और शरबत लेकर आती है, लेकिन अगले ही पल ये कांच सा नाजुक माहौल टूट जाता है एकदम से। विंती के हाथ से पूजा के बर्तन, जिन्हें पंचपात्र कहा जाता है, वो गिर जाते हैं। और इस छोटी सी बात पर बुआ जी, जो विंती की अपनी सगी माँ है, वो उस पर भयंकर रूप से भड़क उठती हैं। उन्हें इस कदर ताने मारती हैं कि घर में महाभारत मच जाता है। और डॉक्टर शुक्ला परेशान होकर चंद्र को लाइब्रेरी में जाने के लिए कह देते हैं। ये दृश्य जितनी तेजी से अपना रंग बदलता है ना, वो इसका सबसे मारक पहलू है। लेकिन मुझे यहाँ बुआ जी का किरदार किसी पुरानी कहानी की दुष्ट सौतेली माँ जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो बस कोई बहाना ढूंढ रही हैं कि कैसे विंती को प्रताड़ित किया जाए। ये लगना स्वाभाविक है। मेरा मतलब है, अगर मैं एक रूपक दूं तो बुआ जी का व्यवहार उस सख्त स्कूल प्रिंसिपल जैसा है, जो बाहर से आए गेस्ट यानी चंद्र के सामने तो बहुत मीठा बोलती है, लेकिन अपने ही छात्रों पर बिना बात के भड़ास निकालती है। हाँ, ये एनालॉजी काफी सटीक है। तो मैं यही सोच रही थी कि एक माँ अपनी ही बेटी के लिए इतनी कठोर और एक बाहरी व्यक्ति के लिए इतनी मीठी कैसे हो सकती है? क्या ये सिर्फ एक क्रूर स्वभाव वाली महिला के क्षणिक गुस्से का प्रदर्शन है, या इसके पीछे कुछ और गहरी सामाजिक कुंठा है? देखिए, ये निष्कर्ष निकालना बहुत आसान है कि वो बस एक क्रूर महिला है। लेकिन अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें और उनके इस व्यवहार के पीछे के मैकेनिज्म को समझें, तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। अच्छा। हाँ, उनका ये गुस्सा असल में विंती पर है ही नहीं। ये एक गहरे डिस्प्लेस्ड अग्रेशन यानी विस्थापित आक्रामकता का मामला है। विस्थापित आक्रामकता मतलब वो अपना असली गुस्सा किसी और पर नहीं निकाल पा रही हैं, इसलिए विंती को निशाना बना रही हैं। सटीक। तत्कालीन समाज में एक विधवा महिला की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखिए। बुआजी डॉक्टर शुक्ला के घर में एक आश्रित के तौर पर रह रही हैं। उनके पास अपना कुछ नहीं है। बिल्कुल। उनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है और ना ही निर्णय लेने का अधिकार है। जिस व्यवस्था ने उन्हें इस बेबसी और अपमान के हाशिए पर धकेल दिया है, उस व्यवस्था के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकती। हाँ, वो डॉक्टर शुक्ला पर तो चिल्ला नहीं सकती। बिल्कुल नहीं। तो यहाँ एक प्रेशर कुकर वाला सिद्धांत काम कर रहा है। अरे वाह, प्रेशर कुकर। हाँ, बुआ जी के अंदर अपमान, बेबसी और कुंठा का एक भयंकर प्रेशर बन रहा है। लेकिन जो मुख्य वॉल्व है वो जाम है, वह समाज पर तो फट नहीं सकती। तो वो प्रेशर कुकर वहां से फटता है जहां की धातु सबसे कमजोर है, यानी उनकी अपनी बेटी विंती, जो पलटकर जवाब नहीं दे सकती। ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और विंती ही क्यों? क्योंकि विंती उनके ही अस्तित्व का विस्तार है।
वह उस बच्ची में अपनी ही लाचारी का अक्स देखती हैं। बाप रे। और जब बुआ जी चंद्र के सामने अचानक मीठी बन जाती हैं, जैसे वो कहती है ना, बैठ के पियो बेटा, तो वो कोई ढोंग नहीं है। तो वो क्या है? वो उस सत्ता और पितृसत्ता के सामने नतमस्तक होना है, जिसका प्रतिनिधित्व चंद्र कर रहा है। एक बाहरी, पढ़ा लिखा, स्वतंत्र पुरुष। ये विश्लेषण तो बुआ जी के किरदार को बिल्कुल नए सांचे में ढाल देता है। मतलब दोनों लड़कियों के बीच का जो अंतर है, सुधा जो लाड़ प्यार और वैभव में पली है, और विनिति जिसे सिर्फ अपमान मिला है। घर के आंगन में होने वाली ये मानसिक हिंसा असल में उस आर्थिक और सामाजिक हिंसा का ही एक छोटा सा लक्षण है, जो उसी घर के दूसरे हिस्से में रची जा रही है। बिल्कुल। और अब हम विनिति के भविष्य के उस सौदे की तरफ बढ़ रहे हैं जो घर के बैठक कक्ष में चल रहा है। हाँ, जहाँ दुबे जी का आगमन होता है। स्रोत में उनका जो दृश्य है और वो किसी डार्क कॉमेडी से कम नहीं है। वो आदिम गोले वाला वर्णन। हाँ, पलंग पर लेटे हुए, पेट तक चंदन का लेप लगाए, शरीर पर सिर्फ एक अंगोछा, और पृथ्वी के उद्भव के समय के किसी आदिम गोले की तरह दिखने वाले दुबे जी। ये चित्रण अपने आप में इतना व्यंग्यात्मक है कि आप उस आदमी की पूरी मानसिकता को महसूस कर सकते हैं। वे प्राचीन काल के किसी सिद्ध महात्मा जैसे दिखते हैं। ये आदिम गोले का जो रूपक है ना, वो केवल उनके शरीर का वर्णन नहीं है, वो इस बात का भी प्रतीक है कि दुबे जी जिस पितृसत्तात्मक और सामंती सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कितनी पुरानी, रूढ़िवादी और नौ बदलने वाली है। और सबसे भयानक हिस्सा वो बातचीत है जो डॉक्टर शुक्ला और उनके बीच हो रही है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, वो लेन देन वाली बात। इस बातचीत में कहीं भी दो इंसानों के जुड़ने की बात नहीं है। वहाँ सिर्फ एक बही खाता खुल रहा है। तय होता है कि हर 30 त्योहारों पर लड़के के लिए कुर्ता धोती आएगी और सास ननद जेठानी के लिए साड़ियां जाएंगी। बिल्कुल। और जब भी ये सिद्ध महात्मा रूपी ससुर प्रयागराज में गंगा नहाने आएगा तो उसे रोजाना कपड़े और स्वर्ण मुद्राएं भेंट की जाएंगी। इस सौदेबाजी के पीछे का समाजशास्त्र देखिए। ये दृश्य उस समय के विवाह संस्था के सबसे नंगे और कुरूप सच को सामने रखता है। विवाह यहाँ कोई पवित्र बंधन नहीं है। एक लड़की के भविष्य और उसकी पूरी जिंदगी की कीमत इस बात से तय हो रही है कि उसके ससुराल वालों को कितनी धोतियां और सोने के सिक्के मिलेंगे। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है जो मुझे अंदर तक चुभता है। क्या? विनती खुद इस शादी के लिए खुश है। वो सोच रही है कि उसकी जल्दी शादी हो जाए ताकि वो इस अजीब से दिखने वाले ससुर की सेवा कर सके और पढ़ाई से बच सके। हाँ, वो खुश होती है। क्या वो इतनी नासमझ है कि उसे ये दिखाई नहीं दे रहा कि वो एक नर्क से निकलकर बस एक दूसरे नर्क में जा रही है? क्या उस समय विवाह वास्तव में भावनाओं से पूरी तरह रहित एक सीधा व्यापारिक अनुबंध था? देखिए, इसे केवल नासमझी कहकर खारिज करना शायद विनती के साथ अन्याय होगा। तो फिर क्या है ये? ये असल में सीमित विकल्पों की त्रासदी है। जब एक इंसान ऐसे माहौल में फंसा हो जहां उसे हर दिन मानसिक यातना सहनी पड़ रही हो, मतलब अपनी ही माँ से। हाँ, वो तो हमने देखा ही। तो उसे कोई भी बाहर का रास्ता, एक एस्केप रूट यानी भागने का रास्ता लगने लगता है। विनिति के लिए ये विवाह उस शोषक घर से बाहर छलांग लगाने का एकमात्र सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीका है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। मतलब एक शोषित लड़की की आजादी की कीमत कुछ साड़ियों और एक अजनबी की गुलामी में चुकाई जा रही है। बिल्कुल। वो एक कैदखाने से निकलकर दूसरे कैदखाने की चाबी खुद मांग रही है। और दुबे जी का वो खुश होकर 5 रुपए का नोट देना, जिसे बुआ जी तुरंत लपक कर रख लेती हैं, ये तो मानो इस पूरे व्यापारिक अनुबंध पर मोहर लगाने जैसा है। वो 5 रुपए का नोट सिर्फ एक शगुन नहीं है, वो एक टोकन मनी है जो ये साबित करता है कि एक इंसान का सौदा तय हो गया है। और बुआ जी का उसे लपक लेना ये दिखाता है कि आश्रित होने की कुंठा इंसान को कितना लालची और संवेदनहीन बना देती है। बाप रे। और इस पूरे सौदेबाजी और घर के इस घुटन भरे माहौल का जो असर है वो सिर्फ विनीति की जिंदगी तक सीमित नहीं रहता। हाँ, ये प्रभाव फैलता है। बिल्कुल, ये घर की आबो हवा में फैल जाता है और हमारे मुख्य पात्रों चंद्र और सुधा के अचेतन मन पे भी पड़ने लगता है। यहीं से इस गहन चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि घर का वो बाहरी माहौल अब पात्रों के आंतरिक मन पर कैसे हावी हो रहा है। हाँ, जब आंगन में विनती रो रही होती है और सुधा उसे चुप करा रही होती है, उस पल चंद्र और सुधा के रिश्ते में एक अजीब सा ठहराव आता है। एक अजीब सी खामोशी। सुधा देखती है कि चंद्र की निगाह बदल गई है। वो परिचित चंदन की निगाह नहीं है। ये एक ऐसी असहनीय, गहरी और तेज निगाह है जिससे सुधा डर जाती है।
उसे लगता जैसे कोई अनजाना व्यक्ति उसे देख रहा हो। और पहली बार इसे पढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे चंद्र के अंदर अचानक सुधा के लिए कोई सोई हुई रोमांटिक भावना जाग गई है। हाँ, मुझे भी पहले यही लगा था। लेकिन इस क्षण को केवल एक रोमांटिक आकर्षण कहकर समेट देना, इसके असली और गहरे महत्व को नजरअंदाज करना होगा। तो फिर ये क्या है? चंद्र के अंदर जो भावना उठ रही है वो केवल रोमांस नहीं है, वो अधिकार छिन जाने की घबराहट और वयस्कता का खौफ है। अधिकार छिन जाने की घबराहट। ओह, ये कैसे काम कर रहा है? इसे समझने के लिए हमें उस पल के संदर्भ को देखना होगा। घर के एक हिस्से में विंती का सौदा होते हुए चंद्र देख रहा है। साथ ही सुधा के लिए भी बरेली वालों से बातचीत चल रही है। हाँ, ये तो चंद्र को मालूम है। तो इन बाहरी घटनाओं ने चंद्र के अचेतन मन में यह सच्चाई ठोक दी है कि विवाह एक ऐसी सामाजिक मशीन है जो लड़कियों को वस्तु में बदल देती है, जिनका किसी और के साथ सौदा किया जाना तय है। मतलब वो जो बचपन की निश्चल दोस्ती थी उसमें एक दरार आ रही है। हाँ, चंद्र को यह एहसास होने लगा है कि सुधा, जो अब तक सिर्फ उसकी एक मासूम दोस्त थी, जिस पर उसका एक अलिखित एकाधिकार था, वो भी इस बाजार का हिस्सा बनने वाली है। ओह, चंद्र की वो अजनबी निगाह असल में एक ऐसे पुरुष की निगाह है जो अपनी खोती हुई अमूल्य चीज को एक नए और डरे हुए नजरिए से देख रहा है। उसे पहली बार ये एहसास हो रहा है कि वो सुधा को खो सकता है। ये तो बहुत ही प्रासंगिक और भारी विचार है। ये बिल्कुल वैसा है जब आप अपने किसी बचपन के दोस्त को देखते हैं और अचानक एक दिन आपको एहसास होता है कि आप दोनों अब बच्चे नहीं रहे। बिल्कुल। वो एक सेकंड का आई कांटेक्ट जो पूरे रिश्ते की मासूमियत को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अब आप दोनों उस क्रूर वयस्क दुनिया का हिस्सा है। लेकिन एक बात बताइए, सुधा उस निगाह से डर क्यों जाती है? सुधा चंद्र से नहीं डर रही है। अच्छा। सुधा चंद्र की आंखों में दिखने वाली उस क्रूर वास्तविकता से डर रही है। सुधा बदलाव से खौफजदा है। वो अभी भी उस प्लेटोनिक और निश्चल दुनिया में रहना चाहती है, जहां रिश्ते बिना किसी सामाजिक लेबल या मालिकाना हक के चलते हैं। हाँ, जहां सब कुछ आसान था। चंद्र की वो तेज और असहनीय निगाह उसे ये चेतावनी दे रही है कि अब वो सुरक्षित दुनिया खत्म हो रही है, और ये एहसास सुधा को अंदर तक कंपा देता है। चंद्र खुद को संभालता है और कहता है कि वो ठीक है, लेकिन नुकसान तो हो चुका है। अब ये बात समझ में आती है कि क्यों ये क्षण इस उपन्यास का एक इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आर्थिक और सामाजिक क्रूरता ने अंततः उनके सबसे पवित्र रिश्ते में सेंध लगा दी है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कहानी एक बहुत ही अजीब खेल खेलती है। इतने भयानक और भारी मनोवैज्ञानिक दृश्य के ठीक बाद कहानी एकदम से गोता लगाती है सुधा की एक बहुत ही हास्यास्पद और भोली बातचीत पर। आप सोशलिस्ट पार्टी वाले प्रसंग की बात कर रही हैं? जी हाँ, इतने भारी माहौल के बाद सुधा अचानक अपनी मासूमियत में चंद्र से कहती है कि वो भी सोशलिस्ट पार्टी की मेंबर बनेगी। और जब चंद्र उसका मजाक उड़ाता है तो सुधा बड़ी मासूमियत से जवाब देती है कि उसे लगा था पार्टी का मतलब है जहाँ चाय पीने को मिलेगी। हाँ, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहाँ लोग सिर्फ राजनीतिक लेक्चर देते हैं। और तो और वो अपनी पॉकेट से एक 5 रुपए का नोट निकालकर चंद्र को थमा देती है मेंबरशिप और खाना खाने के लिए। और वो पोस्ट कार्ड वाली बात भी। अरे हाँ, इसी बीच एक पोस्ट कार्ड का भी जिक्र आता है जहां सुधा चंद्र से कहती है कि वो पापा की जान बचाने के एवज में आभार प्रकट करते हुए एक खत लिखे, शायद पम्मी या किसी अन्य को। मुझे इस बात पर बहुत उलझन हुई। लेखक ने इतने इंटेंस दृश्य के तुरंत बाद चाय और मेंबरशिप का यह हास्यास्पद दृश्य क्यों रखा? क्या सुधा सच में इतनी भोली है या ये उसके द्वारा वास्तविकता से भागने का एक तरीका है? देखिए, इसे कोई साधारण कॉमिक रिलीफ समझना या जानबूझकर किया गया एस्केपिज्म समझना एक भूल होगी। तो ये क्या है? ये दरअसल सुधा की उस खतरनाक मासूमियत का प्रतीक है जिसे बाहरी दुनिया की कोई समझ नहीं है। लेखक यहाँ किसी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष या विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। वे पार्टी शब्द के प्रति सुधा की इस बाल सुलभ व्याख्या का उपयोग करके ये दिखा रहे हैं कि वे दुनिया की जटिलताओं से कितनी अछूती है। ये कहानी की ट्रेजेडी को और बढ़ा देता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त समानता है जो अभी मेरे दिमाग में आई। बताइए। विंती के विवाह वाले दृश्य में दुबे जी सौदा तय होने पर एक 5 रुपए का नोट देते हैं जिसे बुआ जी लपक लेती हैं। हाँ। और यहाँ सुधा चंद्र को पार्टी के मेंबरशिप के लिए एक 5 रुपए का नोट दे रही है। अरे वाह, ये इस पूरे स्रोत का सबसे शानदार और विचारोत्तेजक विरोधाभास है ना? एक तरफ दुबे जी का वो 5 रुपए का नोट है जो एक इंसान के भविष्य को खरीदने, उसे बेड़ियों में जकड़ने का प्रतीक है। हाँ। और दूसरी तरफ सुधा का वो 5 रुपए का नोट है
जो एक मासूम बच्ची की चाय पीने की इच्छा और उसकी दुनियादारी से अनभिज्ञता का प्रतीक है। मतलब एक तरफ घर के दूसरे कमरे में विवाह के नाम पर एक क्रूर व्यापार चल रहा है, चंद्र की आंखों में वयस्कता की बेचैनी आ चुकी है, और इन सब के बीच सुधा अभी भी चाय और 5 रुपए के नोट में अपनी वो दुनिया तलाश रही है जो तेजी से उसके हाथों से फिसल रही है। और यही इस दृश्य की असली ट्रेजेडी है। जब हम देखते हैं कि ये लड़की समाज, राजनीति और यहाँ तक कि अपने खुद के भविष्य को लेकर कितनी अनजान है, उस हादसे पर हंसी नहीं आती, बल्कि एक गहरी सिहरन होती है। बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं कि इस इतनी मासूम और अनजान लड़की को बहुत जल्द उसी विवाह और वयस्क जीवन की कठोर वास्तविकताओं में धकेल दिया जाएगा जहां विनती और बुआ जी पीस रही हैं। सुधा की मासूमियत इस पूरी व्यवस्था के सामने बहुत कमजोर है। यह नजरिया इस हल्के फुल्के लगने वाले प्रसंग को सच में एक डरावने सच में बदल देता है। आज की हमारी इस गहन चर्चा ने वास्तव में इस हिस्से की हर परत को उधेड़ कर रख दिया है। हमने काफी कुछ कवर किया। हाँ, हमने शुरुआत की थी एक घर के भ्रम से, जहाँ आंगन की हंसी के पीछे बुआ जी की कुंठाओं का प्रेशर कुकर फट रहा था। हमने देखा कि कैसे विवाह का खोखलापन दुबे जी के सौदे में सामने आता है, और हमने ये भी समझा कि कैसे बाहरी दुनिया का ये व्यापारिक दबाव अंततः चंद्र और सुधा के उस सुरक्षित रिश्ते में भी घुसपैठ कर लेता है। उनके मन में नए डरावने भाव उठने लगते हैं और मासूमियत टूटने लगती है। आज के इस गहन चर्चा के अंत में हम श्रोताओं के लिए एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला सवाल पीछे छोड़ना चाहते हैं। वो क्या? सुधा और विनती दोनों ही अपने अपने तरीके से उस समाज की अपेक्षाओं के जाल में फंसी हैं जो उनके लिए दूसरों ने बुना है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज के इस आधुनिक युग में भी क्या हम वास्तव में अपनी मासूमियत और अपनी इच्छाओं को बचा पाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल। या आज भी कोई अदृश्य सामाजिक दबाव हमारे रिश्तों और हमारे भविष्य का सौदा कर रहा होता है? क्या आज भी हम उसी भ्रम में नहीं जी रहे हैं कि हमारे घर बाहरी दुनिया से सुरक्षित हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत ही गहरा विचार है। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस विश्लेषणात्मक सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।